तो संसद की पावर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में कल हमने बात की थी कि संसद की क्या क्या शक्तियां हैं। उसमें हमने बात किया था, एक बार फिर हल्का सा लेना पड़ेगा कि क्योंकि योगेश भी यहाँ पर हाजिर हुआ है तो योगेश के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो ये बेचारे देते हैं दर्शन। संसद क्या करती है? अब ये इसका मतलब यही हो गया कि व्हाट आर दी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और मैंने कल आपको बताया था जब संसद की बात करते हैं तो मतलब इसका ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं कि दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के ही हम संसद बोलते हैं। तो फिर हमने कल बात की थी सबसे पहले तो ट्रेन का तुम तो समझ ही चुके हो, इनके लिए मैं बता रहा हूं हिंदी में, विधायी कामकाज। विधायी कामकाज का मतलब जितना भी मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन, जो देश के लिए कानून वगैरह जो बनाए जाते हैं वो संसद के अंदर ही, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद में वो देश के लिए कानून बना दिए जाते हैं। ज्यादा शॉर्ट में ही बात करेंगे क्योंकि कल हो चुका है और आप अगर नहीं भी आप क्लास अटेंड किया तो आपको वीडियो तो जरूर देखना चाहिए था। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर दी एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का काम करती है। कंट्रोल ऑफ दी एग्जीक्यूटिव है। और उसके बाद में है फाइनेंशियल, मतलब कार्यपालिका जितने भी मिनिस्टर्स है उसके ऊपर पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब जो भी मिनिस्टर्स बिल वगैरह लेके आते हैं, विधेयक लेके आते हैं देश के लिए, तो उनके ऊपर लोकसभा या राज्यसभा दोनों के अंदर डिबेट, बहस, डिस्कशन चलता है और उसके बाद में वोटिंग होती है। अगर उस बिल और विधेयक के लिए जरूरी बहुमत, मेजोरिटी सरकार के पास है, तभी वो बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास हो पाता है। तो इसका मतलब कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर संसद का कंट्रोल होता है। उसके बाद में होता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब हो गया फाइनेंशियल फंक्शंस। ज्यादा नहीं है जिसको ही लेंगे कि फाइनेंशियल इश्यूज जितने भी होते हैं, चाहे आपका देश का बजट हो वो भी पार्लियामेंट के से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से पास होना चाहिए। और जो भी पैसा सरकार खर्चती है वो पूरा का पूरा संसद से अप्रूवल होना उसका जरूरी है, संसद से पास हो जाता है तभी सरकार पैसा खर्च कर पाती है। कोई भी मिनिस्ट्री की बात कर लो या विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो भी फाइनेंशियल अलॉटमेंट होता है, मिलता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, उसको अगले साल तक कितने पैसे की आवश्यकता है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस करता है और ये सारी चीजें अप्रूवल होती है पार्लियामेंट से और उसी के बाद में ये देश में लागू होता है। दूसरा था हम बात कर रहे थे कि वित्तीय कार्य के बाद में हमने बात की थी कि रिप्रेजेंटेशन। तो जितने भी संसद के अंदर सारे सोशल ग्रुप्स, फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से सबको, यानी कि देश के सभी, एक सेकंड के लिए बेटा, एक सेकंड में तो ये हुआ कि आपके पार्लियामेंट के अंदर यानी कि सभी ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व होता है। अब देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के अंदर कुछ डाउन ट्रोडन लोग हैं, गरीब लोग हैं, या फिर और अलग अलग, मान लो कि वकील हैं सारे, तो इनका रिप्रेजेंटेशन सभी का पार्लियामेंट में रहता है। इनकी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में रखा जा सकता है और बहस का मंच, बहस मतलब डिबेट्स के लिए सबसे सही प्लेटफॉर्म है कि देश के सामने जो भी समस्या है उनके ऊपर डिबेट, डिस्कशंस जो किया जाता है वो यहीं पर
होता है। नेक्स्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य के बारे में बोला कि दोनों सदनों की शक्तियां समान है, यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता है, मान लो कि आप अपने संविधान में बदलाव करना चाहते हो, तो दोनों सदन इस बारे में बराबर है। मैंने कल, आपको याद हो, प्रियंका बात किया था कि राज्यसभा कम शक्तिशाली है अगर कंपेयर करते हैं लोकसभा से। वो मैंने बताया था कि राज्यसभा के पास में मनी बिल्स के ऊपर कोई पावर नहीं है। अगर मनी बिल लोकसभा से पास कर दिया जाता है तो राज्यसभा को वो जो का तो पास करना होता है, अगर नहीं भी करती है तो 14 डेज ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकती है उसको, और वो देश में लागू हो ही जाता है। अगर 14 डेज के बाद में लेजिस्लेशन, वो मनी बिल अगर आपकी राज्यसभा से पास नहीं होता है तो पास माना जाता है। तो बाकी संवैधानिक कार्यों के अंदर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, यानी कि देश के संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं या कुछ ऐड कर रहे हैं, तो दोनों की शक्तियां बराबर है, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। निर्वाचन संबंधी फिर हमने कहा था कि राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी, मैं नेक्स्ट वाला ले रहा हूं, कि इनका इलेक्शन से रिलेटेड भी फंक्शन होता है। जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हो गया। और साथ में मैंने एक और बात बता दिया हूं कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के में तो दोनों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के में तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन देश की जो विभिन्न विधायिका हैं, यानी कि हर स्टेट, सिंपल शब्दों में, जैसे आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्टेट की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य प्लस रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली के मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, ये सभी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इससे अलग है थोड़ा, लेकिन याद रखना जब आगे आएगा। तो ये इनका इलेक्शन से रिलेटेड भी रोल है। फिर लास्ट में हमने बात की थी कि न्यायिक कार्यों के बारे में, कि जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, यानी कि देश के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना है उनके पद से, तो ये जो प्रपोजल है वो लोकसभा, यानी कि आपको जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर जो बैठे हैं, जैसे मैंने बताया राज्यपाल, गवर्नर्स वगैरह, ठीक है, इनको पद से हटाना है, या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या फिर आपके जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको पद से हटाना है, तो मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा, सामान्य रूप से अगर आम शब्दों में कहें तो दोनों का एग्रीमेंट चाहिए। अगर वो एग्री होते हैं तभी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये इतना आसान भी नहीं होता है, उसके लिए जो मेजोरिटी है वो स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और स्पेशल मेजोरिटी एक किसी पार्टी के पास में सामान्य रूप से दोनों सदनों के अंदर नहीं मिलती है, ना लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में होता नहीं। इसका मतलब अगर किसी को पद से हटाना है तो अपोजिशन, जो विपक्ष में पार्टी है, उनका भी समर्थन चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो आपने बात की बेटा, ये बात हुई आपकी संसद की, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संसद का मतलब ये होती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर हम संसद बोलते हैं, ठीक है ना। फिर दोबारा से आपको लिख देता हूं, कोई डाउट ना हो। लोकसभा प्लस राज्यसभा और ये बनेगा आपका संसद। दोनों को मिला के संसद कहते हैं, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। अब इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा के पास में शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कम दी है। ऐसा नहीं है कि देश का कोई प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा की शक्तियों को कम कर देता है, पावर कम कर देता है, उसके काम को कम कर देता है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लगा है, लिखा हुआ है कि राज्यसभा क्योंकि
डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, लोगों ने इसको नहीं चुना है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई, इसके लिए इसके पास में शक्तियां कम दी गई है। और लोकसभा जो है चुनी हुई है प्रत्यक्ष रूप से, जो देश की प्रजा के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, तो इसके पास में जो शक्तियां हैं, पावर है, वो ज्यादा है। इतना याद रखोगे। अब हम इनका दोनों की अलग अलग फंक्शंस को देखें, कार्य को देखें। राज्यसभा के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, और लोकसभा के कार्य क्या है। तो पहले हम बात करेंगे राज्यसभा के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि राज्यसभा के फंक्शंस क्या है। तो राज्यसभा में हम देखेंगे कि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि देश के अंदर बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब दो सदन होते हैं। यूनिकैमरल मतलब यूनि मींस एक, बाई मींस टू। तो देश के अंदर दो सदन होते हैं। बाई कैमरल का मतलब ये दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, और इनको मिला के बनी है आपकी संसद, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि संसद दोनों सदनों को मिला के, और दोनों की शक्तियों में अंतर होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। और ये भी बता चुका हूं कि लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा पावरफुल है। आपको याद भी रह जाएगी ऐसे लिखने से, ये ज्यादा पावरफुल है, इसके पास में, राज्यसभा के पास में कम पावर है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से। वैसे तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जो मनी बिल के बारे में, जो सबसे अभी लास्ट में चर्चा कर रहे थे कि मनी बिल को लेकर, धन विधेयक, हिंदी में बोलते हैं उसको धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल के बारे में मैंने बताया कि मनी बिल ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो पहले वो लोकसभा में आएगा। पैसे वाले मैटर को छोड़ के बाकी दोनों में, राज्यसभा में भी लेके आ सकते हो और लोकसभा में भी लेके आ सकते हो, लेकिन मनी बिल को इसके लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और लोकसभा से मनी बिल पास होने के बाद में देन इट विल गो टू द राज्यसभा। यानी कि मनी बिल का मतलब ये होता है कि जब तक कानून ना बना हो तब तक उसको बिल बोला जाता है, और ये धन से रिलेटेड है तो इसको मनी बिल कहते हैं, ठीक है ना। धन विधेयक हिंदी में कहते हैं धन विधेयक। तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर डिबेट डिस्कशंस होंगे पार्लियामेंट के, लोकसभा के अंदर, और यहां से पास होने के बाद में देन इट विल गो टू द राज्यसभा, ठीक है ना। पास होने के बाद, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब राज्यसभा के बारे में हमने बताया कि मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास में कोई विशेष पावर नहीं है। अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया है, यहां से पास हो गया, तो नॉर्मली क्या करती है राज्यसभा, उसको पास कर देती है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या करती है राज्यसभा, पास कर देती है, और वो देश के प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है, ठीक है ना। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो भी इट कैन ओनली डिले बाय 14 डेज, उसको 14 दिन लेट कर सकती है, यानी कि 14 दिन उसको अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन बाद में भी इसने पास नहीं किया तो ये माना जाएगा, कंसीडर करेंगे हम कि लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, ऐसा मान लेंगे। भाई 14 दिन हो गए, अब मानो कि राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर लोकसभा क्या करेगी, फिर उसको भेज देगी अपने राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। इतना कर सकती है। किसी भी विधेयक मनी बिल को लेकर ये रिकंसिडरेशन इनके पास में यहां से आया लोकसभा से इधर राज्यसभा में, ये ज्यादा ये करेंगे, इसको बोलेंगे फिर रिकंसिडर कर लो, इसके पास वापस भेजेंगे, वो फिर बोलेंगे कि नहीं रिकंसिडर वगैरह कुछ नहीं, दैट इज द फाइनल, तो इसको मानना ही पड़ेगा। मनी बिल के बारे में इसकी शक्तियां कम है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब याद रख रहे हैं कि राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा में एक तो हमने कर लिया कि मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास में, अब क्योंकि हम इसकी पावर की बात कर रहे हैं तो पावर में ये नहीं बोलेंगे कि राज्यसभा के पास मनी बिल की से रिलेटेड कोई पावर नहीं है।
हम ये कहेंगे विधेयक मनी बिल भी लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही देश का कानून बनता है। हाउएवर मनी बिल को राज्यसभा अपने यहाँ 14 दिन डिले कर सकती है। अगर 14 दिन के बाद में भी पारित नहीं किया तो उसको पारित माना जाता है। पारित मतलब पास माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक संशोधनों से रिलेटेड। संवैधानिक संशोधन नंबर 2। संवैधानिक संशोधन मतलब देश के आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बदलाव करना है तो वो राज्यसभा में भी लेके आना होगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने पास कर दिया तो वो पास माना जाएगा ना। उसके बाद में संशोधन को राज्यसभा में भी लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ही आप देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो ला सकते हो। अब तीसरा है कि ये अपनी तरफ से, मैं हिंदी वाली में 109 पेज के ऊपर हूं कि कोई भी प्रश्न जो मिनिस्टर्स है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है ना, और इस तरह से वो मिनिस्टर्स का मतलब कैबिनेट के ऊपर इनका कंट्रोल बना रहता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब जैसे ये हुआ, इसका अर्थ के सिंपल शब्दों में, जब भी कोई कार्य अगर आपकी कैबिनेट ने की है, कोई लॉ लेके आए हैं, या फिर आप सोचो कि किसी ने पुल बनाने का काम किया है, एक जो ब्रिज वगैरह कहीं पर बना है और उसके लिए आपके देश के संसद से पैसा आया था, तो उसके बारे में कंसर्न मिनिस्ट्री से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई आपको कितने पैसे अलॉट हुए थे, कितने पैसे खर्च हो गए उसमें से, और वो कहां कहां पर खर्च किए गए, उसका पूरा डिटेल मांगा जा सकता है। प्रश्न पूछने का मतलब समझ गए? तो इस तरह से एक तरह से कंट्रोल ही तो हुआ है ना। उनको हमेशा डर रहेगा कि हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो मिनिस्टर से हमेशा तैयार होके आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आएंगे। तो एक ये भी हो गया कि जो राज्यसभा है वो प्रश्न पूछती है, लोकसभा भी पूछती है, लोकसभा में भी पूछा जाता है। लेकिन जब हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की बात करेंगे ना बेटा। अभी तो राज्यसभा का लिखना है कि राज्यसभा के कार्य क्या है। तो पहला तो हमने कर दिया मनी बिल से संबंधित, सेकंड हो गया संवैधानिक संशोधन से संबंधित, तीसरा हो गया प्रश्न पूछने से रिलेटेड, और फोर्थ हो गया आपके जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ, यानी कि पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये इसके अंदर हिस्सा लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। मैंने बताया था ना कि जो लोकसभा राज्यसभा है वो ही चुनाव के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो जब लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में भी हम यही लिख देंगे कि लोकसभा के कार्य में, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, फिर इसके ऊपर भी प्रश्न पूछने, जब लोकसभा की बात करेंगे तो उसमें भी लिख देंगे प्रश्न पूछती है लोकसभा जो मिनिस्टर्स है उनसे। और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जब फंक्शंस आ जाएं तो आपका काफी काम कम हो गया। आपको ये नहीं देखना है कि लोकसभा के काम क्या है, राज्यसभा के, दोनों के कार्य सब बराबर है, सिर्फ छोड़ के मनी बिल से रिलेटेड। मनी बिल का मैंने बता दिया कि इट विल ऑलवेज इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन लोकसभा, राज्यसभा उसको 14 डेज डिले कर सकती है। बाकी के बाकी सारे जो फंक्शंस हैं लोकसभा के हो या राज्यसभा के बराबर बराबर। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, दोनों की पावर्स बराबर है, लोकसभा या राज्यसभा की। सिर्फ छोड़ दे तो हम मनी बिल को छोड़ दे तो दोनों की शक्तियां बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको सारे, हम जब संसद की पावर के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि संसद की पावर
लोकसभा की पावर, राज्यसभा की पावर, तीनों की एक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर राज्यसभा के फंक्शन में आपको याद रखना है कि इट कैन ओनली डिले। तो जैसे आपने संसद की पावर के बारे में जब बात कर रहे थे, तब हमने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति है, इनको हटाने के लिए जो राज्यसभा में इससे भी सहमति जरूरी है, राज्यसभा से भी विशेष बहुमत के साथ में पास होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का हो गया, और न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव केवल इसमें एक बात याद रखने वाली है बेटा, इसको याद रखना। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष है, मैंने बताया था, देखो याद दिला देता हूं, मैंने कहा था कि आपकी क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक क्लास मॉनिटर चाहिए, तो ऐसे ही लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए, जिसको कि स्पीकर के नाम से बोला जाता है। अब स्पीकर कहां से आएगा? कहीं से फ्लाइट से लैंड करेगा क्या? नहीं, स्पीकर जो है लोकसभा के जो सदस्य हैं 543, इन्हीं में से चुना जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। स्पीकर का चुनाव लोकसभा के 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे ही होना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इनमें वोट होगी, वोट के अंदर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, कितने भी कैंडिडेट स्पीकर के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होगी वो लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। राज्यसभा में हम राज्यसभा के जो मेंबर्स है 245, ये 245 मेंबर्स है, इनसे स्पीकर नहीं चुनते हैं, और ना ही उसको स्पीकर बोला जाता है, उसको चेयरमैन के नाम से बोला जाता है, उसको पदेन सभापति बोलते हैं हिंदी में, पदेन सभापति। ठीक है, सभापति तो चेयरमैन, चेयरमैन के नाम से बोला जाता है, और ये इनके अंदर से नहीं चुना जाता, तो कहां से आ गया फिर बताइए? याद है तो? राज्यसभा का जो चेयरमैन है, मैं बता चुका हूं। अच्छा, भूल गए हो, ठीक है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो देश का जो उपराष्ट्रपति है, देश का जो उपराष्ट्रपति है वो ही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। यानी कि राज्यसभा का कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए वो देश का उपराष्ट्रपति है, वही राज्यसभा को कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। ये बात याद रहेगी। जो भी देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अच्छी बात है, याद रहेगी। अब बात करते हैं, देखो अब ये बात हमको ध्यान रखने वाली है। तो यानी कि जब भी हम उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कोशिश करेंगे, तो आप बताइए वो पहले लोकसभा में जाएगा वो प्रपोजल, या राज्यसभा में जाना चाहिए? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं, अगर उपराष्ट्रपति को हमको पद से हटाना है किसी भी कारण से, करप्शन के चार्जेस है या उनका पद के मुताबिक अपना बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हमको ये जो प्रपोजल है ये पहले लोकसभा में लेके जाना चाहिए या राज्यसभा लेके जाना चाहिए? राज्यसभा लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का तो ये कंट्रोल करता है, राज्यसभा का नेतृत्व करता है। तो जब भी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, तो ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा, यानी कि किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो पहले उसके ऊपर चर्चा, डिस्कशन, डिबेट राज्यसभा में होगी, राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी काम है, जितने भी काम लोकसभा राज्यसभा में हो रहे हैं, उसमें लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाना ही है। ये बात समझ गए? यानी कि देश में कोई भी काम हो रहा है, लोकसभा या राज्यसभा से उसको अगर पास कर देते हैं तो कानून तभी माना जाएगा, या पद से तभी हटा सकते हैं किसी को पद से, तब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी एग्रीमेंट दे दे, यानी कि अपने हस्ताक्षर कर दे। ये बात क्लियर हो गया? यस सर। हाँ,
वैसे तो हम बोलते हैं राष्ट्रपति के पास में कोई पावर नहीं है, हमारे भारत में राष्ट्रपति एक नॉमिनल हेड है उसके पास में, लेकिन ये पावर है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के बगैर हस्ताक्षर के देश में कोई कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि पार्लियामेंट से पास किया हुआ कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर न हो। तो ये हो गया आपका कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो ये राज्यसभा के कार्य में ही लिखेंगे आप। तो उसके लिए राज्यसभा में पहले इस आशय का प्रस्ताव लेकर आएंगे और राज्यसभा से पास होने के बाद में फिर उनको पद से मतलब जो लोकसभा में जाएगा और फिर उसके बाद में उनको पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये तो हो गई पद से हटाने की बात। अभी हमने बात कर ली कौन कौन से फंक्शंस को देख लिया। सबसे पहले हमने मनी बिल्स के ऊपर देखा राज्यसभा का क्या पावर है। फिर मनी बिल के बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड कि संविधान में संशोधन करते हैं तो राज्यसभा से भी वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। फिर हमने प्रश्न पूछने की बात की कि प्रश्न पूछ सकती है राज्यसभा के सदस्य, कार्यपालिका के ऊपर इस तरह से नियंत्रण रखते हैं। फिर उसके बाद में बात की कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा के संसद सदस्य हिस्सा लेते हैं। फिर हमने बात की राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, स्पेशली उपराष्ट्रपति को जब भी हटाना होता है तो पहले इसका प्रपोजल राज्यसभा से पास होना चाहिए और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों को हटाने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति को हटाएंगे तो भी राज्यसभा से भी कंसेंट लिया जाएगा, एग्रीमेंट लिया जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब उस मेजोरिटी से वहां से पास होना चाहिए। अब एक और आ जाता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक और कंकरेंट लिस्ट के बारे में याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आप फिर दोबारा से याद दिला देता हूं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, मैंने बता दिया इसको संघ सूची बोला जाता है हिंदी में। ये राज्य सूची और इसके बाद में आ जाएगा कंकरेंट। ये हो गया समवर्ती। तो इन तीनों सूचियों के बारे में हमको आज बात नहीं करनी। हमें तो ये तो पता ही है, आपको पता ही है कि यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। स्टेट लिस्ट के ऊपर राज्य के पास में है और कंकरेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये आपको याद आ रहा है। लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों अगर कानून बनाएंगे तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही लागू होगा। इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं कि हमने जानबूझकर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन किया है, केंद्र सरकार को, जो दिल्ली की सरकार है, उसको मजबूत करने के लिए, ताकि इमरजेंसी में जब देश के ऊपर कोई संकट आए तो वो मजबूत रहे और जो जितने भी राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये केंद्र सरकार के अधीन रहे। यानी कि केंद्र सरकार जो भी कहे उसको राज्य माने। तो हमने जानबूझकर ऐसे किया कि सेंट्रल लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर है, विदेशों से हमको संबंध बनाने हैं, मुद्रा से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, उसके ऊपर कोई भी कानून बनाने हैं तो संघ सूची पे कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है। फिर कंकरेंट लिस्ट है जो कि सबसे लास्ट में हमने लिखा है, इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन किसी कानून मतलब
किसी सब्जेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी बना दिया है वो कंकरेंट लिस्ट में, तो माना जाएगा केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून, ठीक है ना, वो ही प्रिवेल करेगा। इसका मतलब हमने जानबूझ के केंद्र सरकार को शक्तिशाली किया है। फिर आता है कि स्टेट लिस्ट। हमें तो पढ़ना आज तो सिर्फ इतना ही था, मैं आपको बता रहा था कि 3 तरह की लिस्ट होती है, आपको याद हो गया, रिवाइज हो गया। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर जब भी कानून बनाना होता है तो वो राज्यसभा के पास में पावर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नाम ही क्या है, इसका नाम क्या है, राज्यसभा। स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टेट बीच में पता नहीं बच्चे कॉल कर लेते हैं, नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। ये तो नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बात की कि राज्यसभा नॉर्मली क्या क्या काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की विशेष पावर क्या है, ठीक है। अब विशेष पावर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। अब इसको इसी से एक्सप्लेन कर देता हूं, इसी में ही विशेष पावर, बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स क्या है राज्यसभा की। राज्यसभा की पावर में कुछ खास देखने को नहीं मिलता। अगर राज्यसभा से रिलेटेड मैटर के ऊपर कोई भी कानून बनाना है, ये स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है तो, और बनाना चाहती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है जबकि है वो राज्यसभा का सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। राज्य सब्जेक्ट है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाना चाहती है तो राज्यसभा से बगैर पूछे हुए वो नहीं बना सकती। तो ये स्पेशल पावर की बात होगी कि क्या पावर है, स्पेशल पावर। तो ये आज हमने बात किया और होपफुली आप पूरा के पूरा जिसके हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में जो बात की और विशेष शक्तियों की, वो आप समझ पाए होंगे। अभी टाइम क्या हो गया अगर हम देखें तो 9:08 हो गया है। तो अब हम यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो। योगेश, तुम्हारा बेटा रेगुलरिटी नहीं है, मन में आ रहा है तो आप अटेंड करते हो, नहीं तो नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे काम होने वाला नहीं, ठीक है। अब एग्जेक्ट कर जाइए आप। सचिन ने अपना आके और हाजिरी लगा दी बस।